विष्णु का मास्टर स्ट्रोक, युवाओं को जिलों की कमान, बुजुर्गवार दरकिनार, अनुभव को विराम। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो गई है। इस सूची ने वाकई चौंकाया है। राजनीतिक पंडित इसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। इस फैसले से साबित हो रहा है कि हाईकमान ने संगठन के तौर पर वीडी शर्मा को फ्री हैंड दिया है। भोपाल में युवा नेता सुमित पचौरी को कमान दी गई है, जबकि कई सीनियर नेता जिला अध्यक्ष के पद की उम्मीद लगाए बैठे थे। इंदौर में युवा मोर्चा के नेता गौरव रणदेवे को अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तर्ज पर 22 जिलों में 40 से 50 साल उम्र के बीच के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सतना और नरसिंहपुर जिले के अध्यक्ष रिपीट किए हैं। साथ ही इनमें ज्यादातर भारतीय जनता युवा मोर्चा और एबीवीपी से जुड़े रहे नेता हैं। ये चयन उमंग का है, उत्साह का है, जोश का है, संगठन के विस्तार का है। ये चयन निश्चित तौर पर सबकी आपस की विमर्श का है। ये परामर्श के आधार पर ही नियुक्ति का है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चलती आई है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। बीडी शर्मा ने सूची जारी कर अपनी ताकत जरूर दिखाई है, लेकिन अभी इसके नफे नुकसान सामने आना बाकी है। मसलन क्या युवा नेता अनुभवी नेताओं से समन्वय बैठा पाएंगे? जिला अध्यक्षों पर अपनी टीम बनाने की चुनौती भी रहेगी। जूनियर होने के कारण क्या दमखम से संगठन के निर्देशों का पालन करवा पाएंगे? 24 विधानसभा सीटों में चुनाव भी होना है। ऐसे में अनुभवी और बुजुर्ग नेताओं की नाराजगी भारी तो नहीं पड़ेगी? कांग्रेस भी इस सूची पर सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी में सर्फ डब्बल की स्थिति है। भाजपा में अंतरकला है, भाजपा में गुटबाजी है, जिसके चलते ये अनुभवी लोगों को पद पे नहीं बिठा पा रहे हैं और उसी के चलते मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हो पा रहा है और उसी के चलते मध्य प्रदेश 1 महीने बिना किसी मंत्री के काम करने के लिए मजबूर भी रहा। यह भाजपा की अंतरकला का परिणाम है और भाजपा को इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि अंतरकला संगठन को नुकसान पहुंचा समझ में आता है, पर अंतरकला गुटबाजी मध्य प्रदेश को नुकसान पहुंचा रही है। यह बहुत बड़ा गंभीर अपराध भी है और चिंता का विषय भी है। फरवरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद बीडी शर्मा ने यह पहला बड़ा फेरबदल किया है। इसके पहले राकेश सिंह ने नंद कुमार सिंह चौहान की पुरानी टीम के साथ काम किया। माना जा रहा है कि इस युवा जमावट से बिखरे और गुटिये राजनीति के शिकार हुए जमीनी कार्यकर्ता फिर से एकजुट होंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी नया प्रयोग जोखिम से भरा भी होता है, लेकिन यदि प्रयोग सफल होता है तो नजीर भी बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी में मेकओवर। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी हैं जो चौंकाती भी हैं और ये बताती भी हैं कि ये पार्टी संगठन को बहुत तरजीह देती है, बहुत महत्व देती है और संगठन ही वो धुरी और वो इकाई है जिससे खुद बीजेपी के दिग्गज नेता निकले, चाहे अटल जी की बात करें, आडवाणी जी की बात करें, नरेंद्र मोदी जी की बात करें, शिवराज जी की बात करें, कैलाश जी की बात करें, या मध्य प्रदेश में तमाम वो बड़े नेता, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ये निकले हैं संगठन के उन अलंबरदारों की वजह से जो अलंबरदार नाम के थे। वो रहते बिल्कुल साधारण जीवन थे, चाहे कुशाभाऊ ठाकरे की बात करें, प्यारे लाल खंडेलवाल की बात करें, लखीराम अग्रवाल की बात करें, नाना जी की बात करें। ये वो नेता थे जो संगठन से जुड़े ज़रूर रहे, लेकिन इनकी पूरी कोशिश थी कि हर चमकने वाले हीरे को वो खदान की किसी अंधेरी कंदरा से उठाएं और उसको तराशें, उसको पॉलिश करें और उसको सार्वजनिक जीवन या राजनीति में उतारें, और जिसकी परवाज़ अटल जी की तरह, आडवाणी जी की तरह, नरेंद्र मोदी जी की तरह, शिवराज जी की तरह, या तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं जो आज चमक रहे हैं उनकी तरह हो। लेकिन ये भी आरोप लगे कि सत्ता में जैसे जैसे बीजेपी का सफ़र और उसका असर दोनों बढ़ा, वैसे संगठन की कहीं ना कहीं कथित रूप से उपेक्षा भी शुरू हुई। उपेक्षा इस मायने में कि जो ताकतवर नेता रहे उनकी तरफ से भी ये आरोप लगे कि कहीं ना कहीं संगठन को कुछ पीछे छोड़ने की बात हुई। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो तुरंत सतर्क होती है। वो अपनी गलती को बहुत बड़ा करके देखने की आदी है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर संगठन कमज़ोर हुआ तो न सिर्फ सत्ता का सफ़र अटकेगा,
बल्कि बीजेपी का अनुशासन और बीजेपी की विचारधारा दोनों रास्ते से भटक जाएंगे। तो वीडी शर्मा का मध्य प्रदेश आना, जिसे विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने कहा कि तीसरी पीढ़ी को हमने मध्य प्रदेश में नेतृत्व दिया है और तीसरी पीढ़ी का ही एक नेतृत्व हम करीब करीब 2 दर्जन जिला अध्यक्षों में बीजेपी के मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रभु पटेरिया जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता राहुल कोठारी जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता जो ग्वालियर से हमारे साथ हैं अजीत भदौरिया जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। पटेल साहब, किस तरह देखते हैं आप तीसरी पीढ़ी का नेतृत्व, युवा नेतृत्व, जो जिलाध्यक्ष चुने गए हैं, चयन को लेकर हमेशा, क्योंकि निश्चित तौर पर जब आप बड़े लेवल पर चयन करते हैं तो कुछ उपयुक्त और बेहतरीन चेहरे छूटते भी हैं, तो उसको मैं अगर थोड़ा दरकिनार भी करूं तो आप किस तरह देखते हैं वीडी शर्मा साहब की इस युवा टीम को, जिलाध्यक्षों की युवा टीम को, और किस तरह से आप इसे मध्य प्रदेश की राजनीति में एक परिवर्तन के तौर पर भी देखते हैं, जिसको मैं फिर दोहराऊंगा कि विनय जी ने कहा कि हमने वीडी शर्मा जी के रूप में तीसरी पीढ़ी को नेतृत्व दिया है। जी बिल्कुल शरद जी, पीढ़ी परिवर्तन का दौर है। भारतीय जनता पार्टी की ये विशेषता रही है कि वो नई जमात को, नई पौध को हमेशा आगे बढ़ाती रही है, उनको अनुभव दिलाती है, उसके बाद वो स्थापित होते हैं। जैसे शिवराज जी, आज एक आपने भी अभी कहा, शिवराज जी एक प्रमुख उदाहरण है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ का जो नेतृत्व है उसको भी देख लें आप, वहां पर भी यही स्थिति। और मैं तो ये कहूंगा कि केंद्रीय नेतृत्व में भी ये पीढ़ी परिवर्तन शुरू हुआ अमित शाह के जमाने से। अमित शाह को जो कमान मिली थी तो शायद उसमें भी एक उम्र का क्राइटेरिया था। जेपी नड्डा को जो कमान मिली उसमें भी एक उम्र का क्राइटेरिया था कि कम उम्र के लोगों को वहां पर बड़े पदों पर लाया जाए, उनके हाथ में नेतृत्व सौंपा जाए। वही स्थिति मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा के तौर पर नजर आई कि जो बिलो 50 अध्यक्ष मिले हैं मध्य प्रदेश में, उनसे बहुत अनुभवी नेता, पार्टी में बहुत सारे काम करने वाले नेता बहुत सारे हैं, लेकिन वीडी शर्मा पर भरोसा किया गया। तो शायद यही है पार्टी के कि अब वो नई पीढ़ी को आगे लाना चाहती है। शिवराज जी का एक 3 टर्म का कार्यकाल हो चुका है, 4था टर्म उनका चल रहा है। वैसे बहुत सारे नेता हैं, गोपाल भार्गव जी हैं जो शायद हो सकता है अगला चुनाव लड़े कि न लड़े इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनकी जगह को रिप्लेस करना है पार्टी को, तो उनके लिए नए लोगों की टीम को आगे करना ये तरीका है और शायद यही वजह है। और सबसे बड़ी बात ये है, वो 24 जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव नहीं हो पाए थे। यहाँ पर अध्यक्ष मनोनीत करने का दायित्व प्रदेश नेतृत्व को मिला और प्रदेश नेतृत्व ने केंद्र की जो उनकी गाइडलाइन है उसके हिसाब से ज्यादातर युवाओं को इसमें लिया है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कुछ युवा मोर्चा के एक्टिव पदाधिकारी भी इसमें आए हैं। तो नई टीम पर भरोसा करके पार्टी उनको आगे बढ़ाना चाहती है। अब देखना यह होगा, जैसा आपने एक संशय जताया कि क्या ये वाकई वहां पर संभाल पाते हैं। जैसे सागर है, गौरव सिरोठिया बहुत उम्र में छोटे हैं, सागर के जो बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको देखें, और जो अभी कांग्रेस से भाजपा में आए उनको देखते हुए यदि देखें तो शायद वहां पर संभालना उनके लिए मुश्किल होगा। भोपाल, इंदौर, ये वो जिले हैं जहां पर भी ऐसा हो सकता है। जिन जिलों में ये नियुक्तियां की गई वो भाजपा के कोर जिले हैं, संगठन यहाँ पर खासा मजबूत है, कई दमदार नेता यहाँ पर है। वहां पर नए लोगों को कमान देकर पार्टी ने शायद ये एक भरोसा दिलाने की कोशिश की और संभवतः इनको संबल भी पार्टी का मिलेगा। पीछे बैकग्राउंड में इनके संगठन मंत्री होंगे, पूरा प्रदेश नेतृत्व उनको संबल देगा कि वो आगे बढ़े, आगे बढ़कर और अच्छी टीम तैयार कर सके। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जहाँ संगठन के चुनाव नहीं हुए थे वहाँ मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर ये नियुक्तियाँ हुई हैं। तो ये भी अपने आप में एक संदेश देने की बात है। लेकिन आपने ये भी बखूबी कहा कि जहाँ एकदम युवा, सागर का उदाहरण देकर आपने जो समझाया, तो ये बड़ा प्रश्न है और ये उन युवा जिलाध्यक्षों की काबिलियत पर निर्भर करेगा और पीछे से जो सपोर्ट मिलता है संगठन महामंत्री का, उसको देखा जाएगा कि किस तरह से ये अपनी लीडरशिप को प्रूव करते हैं। कोठारी साहब, आपकी टिप्पणी क्या है? जी देखिए शरद जी, प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरीके से इस पूरी बात को रखा और आपके माध्यम से मैं जो बातें पूरी सुन पा रहा था उसमें मुझे एक शब्द बड़ा अच्छा लगा जिससे आपने शुरुआत करी और उसका नाम था मेक ओवर। मेक ओवर और टेक ओवर, इसमें जो फर्क है वही फर्क अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन में पूरी तरीके से दिखना शुरू हुआ है। आज हम जब कोरोना की खूब सारी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक शब्द बहुत ज्यादा चल रहा है, उसका नाम है चेन रिएक्शन। तो ये जो चेन रिएक्शन है, इसमें हमने जब मंडलों के चुनाव कराए थे,
मंडलों के चुनाव कराते दौरान हमने इस बात का ध्यान रखा था कि जो भी मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं वो सब 30-35 साल के नीचे के बने। यदि जिला अध्यक्षों में हम इस बात का पालन नहीं करते कि यहाँ पर भी युवा आए, तो कहीं ना कहीं ये सामंजस्य और एक पूरा जो हम मुहिम चला रहे थे, इसको कहीं ना कहीं इसका भट्ठा बैठ सकता था, इसको समस्या में ये पूरी मुहिम आ सकती थी। और उसको देखते हुए आज जो ये निर्णय हुआ, ये बहुत ही अपने आप में दूरगामी निर्णय है। आपने बहुत अच्छा शब्द उपयोग किया विनय जी, जो हमेशा बात कहते हैं पीढ़ी परिवर्तन की, लेकिन पीढ़ी परिवर्तन के साथ ही एक क्रांति की शुरुआत है, एक बदलाव की शुरुआत है। और आज जनता जो है कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी मांगती है, आपसे रिजल्ट मांगती है, एक प्रोफेशनलिज्म मांगती है। उसमें कहीं ना कहीं ये युवा पीढ़ी जो है आगे आकर इसमें सामंजस्य बैठाएगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो नई टीम है वो नई टीम होने के साथ साथ में अनुभवी टीम है। हमारे जो 2-3 संगठन जिसको पूरे विश्व में माना जाता है, जाना जाता है, हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें, युवा मोर्चा की बात करें या बजरंग दल की बात करें, इन सभी में रमे और तपे हुए जो कार्यकर्ता हैं, उनको ये सारे मौके अगर दिए गए हैं तो निश्चित रूप से सबके साथ सामंजस्य, समन्वय और बहुत ही अच्छा एक पूरी तरीके से आपस में सबका काम तालमेल अच्छा बनेगा। और हमारा जो आपने मुख्य बात बोली कि कुशाभाऊ ठाकरे जी और प्यारेलाल जी के समय भी ये सारे एक्सपेरिमेंट पहले हुए हैं, जिसके नाते आज की लीडरशिप आपको जो दिखाई देती है वो दे रही है। बीच में कुछ साल हो सकते हैं प्रयोग नहीं हो पाए हो, लेकिन आज फिर उसकी जो शुरुआत हुई है ये बहुत दूरगामी प्रदेश की राजनीति के लिए भी रहने वाले हैं। और आज जो जनता की मांग है, जो डेमोग्राफिक एडवांटेज देश के साथ है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा रहा है, उसके लिए प्रयोग अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। और आप भी तीसरी पीढ़ी के ही प्रतिनिधि नेता हैं, और मैं देख रहा हूं कि इन दिनों तीसरी पीढ़ी के जो युवा नेता हैं उनके चेहरे पर क्रांति की गुलाबी आंच और खिला हुआ चेहरा क्यों ना हो। अब बात भाई उन्हें लग रहा है कि अब वक्त हमारा भी है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको भी कोठारी साहब शुभकामनाएं। और इसके पहले कि मैं टिप्पणी लूं अजीत भदौरिया साहब की, सुन लेते हैं वो बाइट जो कुछ अरसा पहले विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने बंसल न्यूज़ से बातचीत में मध्य प्रदेश में तीसरी पीढ़ी को लेकर कहा था, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए सुन लेते हैं, फिर चलते हैं भदौरिया साहब की तरफ। एक ज़माना कैलाश जोशी जी और पटवा जी का था, फिर शिवराज जी और बाकी सारे नेता आ गए, और अभी एक तीसरी पीढ़ी, मैं मानता हूं कि एक पीढ़ी परिवर्तन हुआ है। श्री विष्णुदत्त शर्मा जब हमारे अध्यक्ष बने हैं, तो इसलिए ये मंथन, चिंतन और परिवर्तन के साथ निरंतरता का क्रम बीजेपी में हमेशा चलता रहा है। में वैसे भी राजनीतिक दलों का या व्यक्तियों का एकदम से पूर्ण विराम नहीं होता। देर आर नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, ये पुस्तक है ना, वैसे नो फुल स्टॉप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी सही है। और इसलिए एकाध राजनीतिक दल एकदम समाप्त होता है, या एकाध राजनीतिक नेता या एकाध नेताओं की पीढ़ी एकदम से पूर्ण विराम। तो आपने सुना कि साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि तीसरी पीढ़ी और पीढ़ी परिवर्तन। भदौरिया साहब, बदलाव बहुत अहम प्रक्रिया है। 130 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस भी बदलाव की बात करती है। कितना बदलाव है ये आप बेहतर जानते हैं। बहरहाल मसला आपका नहीं है, मसला बीजेपी का है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहता हूं कि किनारे बैठकर टिप्पणी करने का जो आनंद है, उसका तो पूरा आनंद आप उठा ही सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, किनारे बैठ के नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल होने के नाते अगर उसमें अंतर्कलह होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास अवरुद्ध होगा, प्रदेश में जो प्रशासकीय गतिविधियां हैं वो अवरुद्ध होंगी। इसलिए मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इसकी उसमें सहभागिता करें और आम जन को बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में ये अंतर्कलह जो मचा हुआ है वो क्यों मचा हुआ है। आदरणीय शरद जी, आप देखिए कि अस्तित्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। जब से बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष बन के आए, आज उन्होंने बिना किसी की रिकमेंडेशन के, बिना किसी की सहमति के सीधे सीधे अपने लोगों को, जो उनके निजी जेब के लोग थे, अपनी कोटी के लोग थे, उन लोगों को सीधे जिला अध्यक्ष बना दिया। उसका परिणाम शरद जी ये हुआ कि आज ग्वालियर में देख लीजिए आप, आज ग्वालियर में जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जिसमें पूर्व जिला अध्यक्ष से लेके अनेक वरिष्ठ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति को जिला अध्यक्ष, शहर जिला अध्यक्ष बना दिया गया, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना वॉरियर्स एक टीआई प्रशांत यादव, जो कि निरंतर 24 घंटे अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपने घर पे भी नहीं जाते थे, उनके साथ उन्होंने एक इलीगल काम, गैर कानूनी काम करवाने के लिए दबाव डाला, जिसका ऑडियो सर थोड़ा विषय पर है। मैं नहीं कह रहा कि ये तथ्य कितने जरूरी और गैर जरूरी हैं, लेकिन विषय पर बात हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। आज का विषय जो हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक फेरबदल। जी, पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने जब
जब उन्होंने पूछा गया, कमल माखीजानी जो शहर अध्यक्ष ग्वालियर के बनाए गए, कि भाई आपने टीआई को क्यों गाली दी, उन्होंने कहा मैंने टीआई को गाली नहीं दी, मैंने अपने कार्यकर्ता को गाली दी। ये उनका आधिकारिक बयान है शरद जी। अब ऐसे व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष बना के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है तो उसको शुभकामनाएं, निश्चित रूप से बनाए, उसमें कहीं कुछ नहीं हो। जहां तक आप पीढ़ी परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो संगठन में ही भारतीय जनता पार्टी पीढ़ी परिवर्तन क्यों कर रही है? 4 बार शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, उनकी जगह पीढ़ी परिवर्तित नहीं हो रही, उनकी जगह भी कोई नया मुख्यमंत्री के रूप में लेके आइए। आप अगर बात कर रहे हैं नैतिकता की बात, तो सबके लिए समान नियम कानून लागू करिए आप संगठन में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अस्तित्व की लड़ाई है। और अभी तो आप शरद जी देखते जाइए इस ग्वालियर चंबल अंचल में क्या होने वाला है। अभी तो पूरे मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए, और अगर कहीं केंद्र में मंत्री बन गए जो वादों के अनुसार किया गया, तो उसके बाद देखना आप भारतीय जनता पार्टी किन द्वंद्वों से जूझती रहेगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी का ये अपना अंदरूनी मामला है, उनको शुभकामनाएं अगर वो इस तरीके से अपने संगठन को चला। जी चलिए, उस पर तो मैं राहुल जी से जब बात करूंगा तो वो उत्तर देंगे ही स्वाभाविक तौर पर, लेकिन पहले पटेरे साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। आप आगे की भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की राजनीति को किस तरह देखते हैं? वीडी शर्मा जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो काफ़ी इसको इस तरह से देखा गया कि एक युवा नेतृत्व और युवा सोच के साथ बीजेपी अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये बिल्कुल ठीक बात है। विनय जी ने भी ये बात कही कि इसका ये अर्थ नहीं है कि वो पीढ़ी जिसमें शिवराज जी आते हैं, कैलाश जी आते हैं, अजय विश्नोई आते हैं, कमल पटेल आते हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आते हैं, ये पीढ़ी कोई उम्र दराज पीढ़ी हो गई है और राजनीति में इसकी भूमिका का अब जो है आने वाले कुछ सालों में इस पर किसी न किसी रूप में विराम लगेगा या इनके दायित्व तो बदलेंगे। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक युवा सोच के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी है और इसको लेकर वो आगे बढ़ेगी। आप आगे मध्य प्रदेश में क्या संगठन का दबदबा, मैं उसकी बात इसलिए कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 13 से 18 के कार्यकाल में जब उसकी सरकार रही लगातार तीसरी बार, उस दौरान ये बार बार आरोप भी लगे और ये बात कही गई कि संगठन की बीजेपी में अब वो ताकत नहीं है। शायद इसकी एक वजह ये भी रही कि एक ताकतवर मुख्यमंत्री जब होता है तो कई बार संगठन जाने अनजाने में, चेतन अचेतन में, वो शायद सत्ता की एक परिक्रमा, तो मैं शब्द नहीं करूंगा, कड़ा शब्द है, लेकिन वो सत्ता के सामने, सत्ता की आंच के आगे, एक ताकतवर लीडरशिप के आगे वो अपना प्रभाव कम महसूस करने लगता है। लेकिन इसकी वजह शायद संगठन में बैठे वो नेता होते हैं जो शायद कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल खंडेलवाल की तुलना में उस मजबूती से सामने नहीं आ पाते। इस पर आपकी राय? देखिए शरद जी, जब सत्ता होती है तो संगठन गौण हो जाता है, ये परंपरा है इस देश की। दिग्विजय सिंह के 10 साल का कार्यकाल आपको अच्छे से याद होगा, जब वो मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस संगठन की क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश में, आप उससे अंदाजा लगा लीजिए। वही स्थिति 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की रही। चूंकि शिवराज सिंह चौहान संगठन के बड़े नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष पद से वो मुख्यमंत्री बने थे, तो पूरे संगठन की कमान उन्होंने संभाल के रखी थी एक तरीके से। चूंकि जब आप सत्ताधारी दल होते हैं तो आपको करने के लिए कोई काम नहीं होता, आप किसके खिलाफ आंदोलन करने जाएंगे, आप क्या मुद्दे लेकर सड़क पर उतरेंगे, आप हमेशा सरकार का पक्ष लेकर ही सड़क पर जाएंगे। तो उस समय आपके पास आक्रामकता की कोई जरूरत नहीं होती। तो उस समय की लीडरशिप कुछ दूसरे तरीके की तैयार मध्य प्रदेश में हुई और उसका खामियाजा भाजपा को पिछले चुनाव में देखने को मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने युवा नेतृत्व का चयन किया है, वीडी शर्मा को चुना, क्योंकि ये उस समय चुना जब भाजपा विपक्ष में थी। उनको विपक्ष के लिए आक्रामक लीडरशिप की जरूरत थी, युवा नेताओं को जोड़ने की जरूरत थी जो सड़क पर आंदोलन कर सके। 70 या 60 साल की उम्र का आदमी सड़क पर ज्यादा देर खड़ा होकर संघर्ष नहीं कर सकता है। संघर्ष करेगी युवा पीढ़ी करेगी, राहुल कोठारी जी जैसे लोग करेंगे, लाठी डंडे खाना हो तो ये लोग सड़क पर जाएंगे। तो उस नेतृत्व को चुना भाजपा ने। अब उसी टीम को जब मौका मिल रहा है तो उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। मैं यहाँ पर भदौरिया जी से थोड़ा सा असहमत हूँ, उनने जो कहा अंतर विरोध की बात, तो कोई सा भी राजनीतिक दल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या लालू यादव की पार्टी हो या कांग्रेस हो, हर दल में अंतर विरोध होता ही है। सभी जगह कहीं पर भी समन्वय की स्थिति पूरी तरह होती नहीं। और भाजपा की एक विशेषता ये है, आपने भी देखा, शायद विनय जी से बात की उसमें भी आया होगा, भाजपा कहती है हमारे यहाँ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं चलेगा। तो बोलने की स्वतंत्रता है यदि वहां पर, तो शायद चीजें आती है सामने। तो कोई भी संगठन होगा, चाहे जिला स्तर की बैठक होगी, वहां पर भी तरह तरह की बातें आएंगी, तो सारी चीजों को से निकल कर ही नेतृत्व उभरता है। बिल्कुल सही कहा आपने, इन परिस्थितियों से ही नेतृत्व उभरता है। राहुल कोठारी साहब?
देखिए शरद जी, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को तो ऐसे निर्णय कभी पचेंगे नहीं। आज 24 की सूची निकल कर आई और 24 में एक भी नेता पुत्र नहीं है। मुझे लगता है यही बताना काफी है कि भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक क्षमता क्या है। और इनके यहाँ जो नेता पुत्रों के नाम पे जयवर्धन सिंह के साथ हुआ, बाकी लोगों के साथ हुआ और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ बाद में व्यवहार किया गया, हमें लगता है कि जो पार्टियों की सोच की फर्क है वो साफ दिखाई दे रहा है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों आज 75 साल की तरफ पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन आज भी राजनीति में जिस तरीके से अपनी वो एकरूपता बनाए रखना चाहते हैं, किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे, उसकी परिणति क्या हुई है सबके सामने आ गई। मैंने आपसे बोला ये डेमोग्राफिक एडवांटेज का समय है, पूरी दुनिया इसका एडवांटेज लेना चाहती थी। भारत की भाग्य में है कि हमारे पास 18 से 30 साल की जो उम्र के लोग हैं वो काफी संख्या में, और इसलिए पार्टी ने यह फैसला साफ साफ किया है कि ज्यादा उम्र के लोगों को पार्टी का काम दिया जाए और भी उससे जो ज्यादा कम लोग रहेंगे उसको कहीं ना कहीं युवा मोर्चा का काम दिया जाएगा। और हमें लगता है इस पूरी तरीके से जो ग्वालियर की बात करी है, जो घटनाक्रम की बात करी, इसमें मुझे लगता है छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी। इसको देखते हुए अगर कोई फैसले रोके जाएंगे, क्योंकि अपने आप में क्रांतिकारी बदलाव है, क्रांति जब भी आती है तो कहीं ना कहीं इस तरह के मोड़ आते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन उन सबको स्वीकार करके, अंगीकार करके हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो हमें सिखाया जाता है, सबको साथ लेकर चलना, चाहे जनता की बात हम साथ लेकर चलने की करें या कार्यकर्ताओं की, जो हमारे अंदर कार्यकर्ता भाव रहता है वो सबसे ऊपर रहता है। मैं आपसे मतलब पूरी तरीके से निश्चित होकर इस बात को कह सकता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी से लेके जो कुछ दिनों पहले आए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ये सब लोग जो हैं इस पार्टी में कार्यकर्ता भाव से ही जी रहे हैं, जीना सीख रहे हैं। इसको देखते हुए हमारे यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कांग्रेस अपने देखते रहे, चाहे ग्वालियर की बात करे या उपचुनाव की बात करे, हम लोग बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं। और ये मजबूती जो है आज विष्णुदत्त शर्मा जी के आने के बाद और ज्यादा अच्छी हुई है, बढ़ी है। और सुहास भगत जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सारा काम हुआ है, हमें लगता है ये अपने आप में इतिहास में दर्ज होगा। आप लोग भी और हम लोग भी इस बात को भविष्य में याद करेंगे कि एक ऐसा समय था 2020 का जब ऐसे निर्णय लिए गए, जिसको देखते हुए भविष्य में कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी मजबूत हुई। जी, लेकिन आपके यहाँ ऐसा कहने वालों की भी कमी नहीं है कि ये कार्यकर्ता भाव जो है ये कई बार चट्टान की तरह सीने पर रख कर भी आगे बढ़ना होता है। जब फैसले आपके खिलाफ होते हैं, आपके प्रतिकूल होते हैं, तो कहा यही जाता है कि कार्यकर्ता भाव रखिए और आगे बढ़ते चलिए। लेकिन ये फ़र्क है, ये संगठन की एक शक्ति है और संगठन का दबदबा भी है, जिसके चलते कई बार मन के मंसूबे मन ही में रह जाते हैं। बहरहाल कंक्लूडिंग टिप्पणी आपकी भदौरिया साहब, बहुत कम वक्त है मेरे पास, 30-40 सेकंड में अपनी बात रखें जी। देखिए, युवाओं की बात हो रही है शरद जी, तो युवा तो मंत्रिमंडल दिया कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें इन्होंने क्या सीडी और ईडी का भय दिखा के कांग्रेस पार्टी को तोड़ लिया, वो अलग बात है, परंतु युवा मंत्रिमंडल दिया, युवा लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो जहाँ तक बात है, और जहाँ सुहास भगत जी की बात कर रहे हैं राहुल जी, इस मीटिंग को राहुल जी बहुत छोटा कह रहे हैं। सुहास भगत जी पे आरोप लगे हैं राहुल जी। आप जो नड्डा जी को पत्र भेजा गया उसको आप पढ़ लें, मतलब इतना गंभीर विषय। अपना घर संभालिए, आपको क्या देखना चाहिए, अपना घर देखना चाहिए। ग्वालियर में, चंबल में आपका सुपड़ा साफ हो गया है। आपके पास मुझे लगता है आपके अलावा कोई कार्यकर्ता भी ग्वालियर चंबल में नहीं रह गया होगा। आपके अशोक सिंह जी को आप प्रदेश उपाध्यक्ष बना दो, उन्हीं को जिला अध्यक्ष बना दो ग्रामीण का। आपके पास चंद कार्यकर्ता बचे हैं, उनके नाते आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप पूरी तरीके से सुपड़ा आपका साफ हो चुका है। 24 चुनाव में से 24 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। राहुल जी 16, देखिए इंटरप्ट तो करिए, ये समय बता देगा। हम तो 24 की बात कर रहे हैं, मालवा की बात कर रहे हैं, सब जगह से भारतीय जनता पार्टी। आपको मेरी बात सुनना चाहिए। इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, ये गलत चीज है, ये परंपरा गलत है। चलिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं भदौरिया साहब का, धन्यवाद कोठारी साहब का, धन्यवाद पटेरिया साहब का। तो कुल मिलाकर संगठन की शक्ति ये बीजेपी का मंत्र है, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ योग्यता और ताकत, जिस युवा लीडरशिप को आपने चुना है, उसको आपने आसमान में उड़ने के लिए जो उसके पंख हैं उनको कितनी शक्ति दी है और कितना खुला आसमान उनको उड़ने के लिए दिया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यही खुला आसमान अटल जी को मिला, यही खुला आसमान नरेंद्र मोदी साहब को मिला, यही खुला आसमान शिवराज जी को मिला, यही खुला आसमान शायद वी डी शर्मा साहब को मिला, और यही खुला आसमान अगर इन युवा तुर्कों को मिला है जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की कमान 2 दर्जन जिला अध्यक्ष संभालने जा रहे हैं। तो बीजेपी निश्चित तौर पर, जिसको हम कहते हैं कि फ्लाइंग कलर्स के साथ, चमकदार रंगों के साथ निखर कर और उभर कर सामने आएगी। लेकिन इसके साथ कई अगर मगर जुड़े होते हैं, जिनके बारे में सबसे बेहतर जानती है खुद
बीजेपी, और दूसरी तरफ किनारे बैठी कांग्रेस को इसको देखना भी है, समझना भी है, और अगर उससे लगता है कि इससे कुछ सीखना और समझना भी है तो वो उसकी तरफ भी बढ़ सकती है, लेकिन ये कांग्रेस पर निर्भर करता है। नमस्कार।